नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, विकास, चिंतन और उपलब्धियों से जुड़ी विशेष प्रस्तुतियों के साथ मैं किरण कृशाली आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम उत्तराखंड डायरी में। लोक परंपराएं केवल उत्सव नहीं होती, बल्कि वे समाज की सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक पहचान की वाहक भी होती है। टिहरी के गजा में आयोजित घंटाकर्ण महोत्सव ने इसी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टिहरी जिले के गजा क्षेत्र में 27 मई को आयोजित द्वितीय घंटाकर्ण महोत्सव में आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रवासियों को कई विकास योजनाओं का भरोसा दिलाया। टिहरी जिले के गजा में आयोजित द्वितीय घंटाकर्ण महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और गजा बाजार स्थित शहीद बेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घंटाकर्ण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेले हमारी परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि गजा वीरों की भूमि रही है और घंटाकर्ण सभी के आराध्य देव हैं। दूसरी बार घंटाकर्ण महोत्सव का आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से इस प्रकार के महोत्सव जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक विरासत है, यहाँ का पहनावा है, पुरानी हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, खान पान है और ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है और यहाँ के बच्चों को नई पीढ़ी को ये विरासत के पुरानी परंपराएं, पुरानी संस्कृति वो उससे ठीक प्रकार से परिचित और एक मंच भी यहाँ मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा, उन सबको काम करने का अवसर मिलेगा। स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉल सबको जानकारियाँ भी देंगे। तो ये बहुत ही इस प्रकार के महोत्सव, इस प्रकार के मेले हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। सबको बहुत शुभकामनाएं। वहीं वन एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिनमें रोपवे निर्माण और खेल मैदान विस्तार प्रमुख रहे। मेले जहाँ को हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति के वहाँ साथ ही साथ ये विकास की यात्रा को भी आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसीलिए इन मेलों में जहाँ पर्यटन के भी संभावनाओं को बल मिलता है, जहाँ क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को बल मिलता है, वो हमारी पीढ़ी को उनके मनोरंजन होने के साथ साथ अपनी संस्कृति से वो रूबरू होते हैं और अपनी संस्कृति जुड़े रहते हैं। नहीं इसीलिए इन मेलों का आयोजन किया जाता है। मेलों के आयोजन के पीछे की भावना अपनी संस्कृति को लगातार जीवित रखना, अपनी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना और अपनी जो हमारी पर्यटन का क्षेत्र है, किस तरह पर्यटन, अगर कोई जगह पर्यटन की संभावना हो उन क्षेत्रों को, उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करना, इसके लिए मेला एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री का उन्होंने आज तमाम यहाँ पर क्षेत्र के विकास की योजनाओं के साथ था, जो इस क्षेत्र की सबसे पुरानी मांग थी कि गजा जो पीएचसी थी उसको सीएचसी का रूप दिया जाए। तो निश्चित मान लीजिए सीएचसी होने के बाद अब यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी नियुक्ति होनी है। करीबन 11 डॉक्टर्स के पद यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे। तो इस पूरे क्षेत्र को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और लोग जब स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, मैं समझता पलायन को रोकने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। महोत्सव में स्थानीय लोक संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अब बात ऐसे विषय की जो आधुनिक शहरों की जीवन गुणवत्ता और सतत विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। देहरादून में आयोजित अर्बन सैनिटेशन कॉन्क्लेव में स्वच्छ और स्वस्थ शहरों के निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। 29 मई को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड अर्बन सैनिटेशन कॉन्क्लेव 2026 में प्रदेश के शहरी विकास और स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। इस दौरान स्वच्छता और इस्तेमाल किए गए जल प्रबंधन से जुड़े कई ज्ञान उत्पादों का लोकार्पण भी किया गया। कॉन्क्लेव में उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में बढ़ते शहरीकरण, सीमित संसाधनों
और पर्यटन के बढ़ते दबाव के बीच स्वच्छता व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हुई। यहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्र के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राज्य सरकार के ऑफिसर्स हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, सब एक जगह सम्मिलित होकर के जो हमारे चैलेंज हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंज हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के चैलेंज है, उन सबों के ऊपर एक तरह से मिल के काम कर रहे हैं। मेरा जो अनुभव रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में कि जब तक इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब मिल के काम नहीं करें और अलायंसेस नहीं बनाएं, तब तक इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एनएमसीजी के द्वारा हम लोगों ने रिवर सिटी अलायंस बनवाया था, तो इसमें क्या है, जो भी शहर हैं जो कि नदियों के किनारे हैं, नदियों के ऊपर हैं, उनकी एक अलग समस्या है और हम शहरों का विकास, नदियों का विकास एक साथ कैसे कर सकते हैं। नदियों को भी संरक्षित करें, जल के स्रोतों को संरक्षित करें, ठोस कचरे का प्रबंधन सही करें, उसी तरह से जो लिक्विड वेस्ट है उसका प्रबंधन सही तरीके से करें और साथ साथ शहरीकरण के साथ एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया के साथ शहरीकरण हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे नदियाँ, हमारे पहाड़, हमारे पूरी इकोसिस्टम और साथ जो लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलके किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। और जो तरह तरह के जो अलायंस हमने क्रिएट किए हैं, जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान की बात की है, हम लोगों ने NIU की ओर से बहुत सारे नॉलेज प्रोडक्ट्स किए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए या जो टेक्निकल पेपर्स तैयार किए हैं, उन सबों को आज यहाँ पे विमोचन भी किया जाएगा और एक तरह से राज्य सरकार के ऑफिसर्स हैं तो इसको आगे ले जाएगा। क्योंकि केवल हम किसी चीज़ का नॉलेज प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन अगर लोग उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा। विभिन्न तकनीकी सत्रों और पैनल चर्चाओं में विशेषज्ञों ने उत्तराखंड के शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए और भविष्य की रणनीति पर विचार साझा किए। NIUA और उत्तराखंड की जो प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है UAUA, उसके तत्वावधान में आज ये एक दिवस का एक सम्मेलन हो रहा है जो कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के सही प्रबंधन के संबंध में हो रहा है। इसमें विभिन्न 4 जो हमारे सेशंस हैं, हर एक सेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, जो कि भारत के विभिन्न प्रांतों से भी आए हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगले 1 वर्ष में हम सभी जो लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन का वर्क है उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ जो बिहेवियरल चेंज है उसके संबंध में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको उत्तराखंड के विशेष पर्सपेक्टिव में उसको अपनाएंगे। साथ ही साथ जो यूज़ वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी एक सेशन हो रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जो अपने अर्बन और वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है उसमें कितना अच्छा मैनेजमेंट और कितना अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। इस अवसर पर राज्य और शहर स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले प्रयासों को भी सामने रखा गया ताकि अन्य शहर भी इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ सकें। आयोजकों के अनुसार इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य केवल वर्तमान उपलब्धियों को साझा करना नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए उत्तराखंड में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी स्वच्छता व्यवस्था का एक मजबूत रोड मैप तैयार करना भी है। सिक्किम के चीफ टाउन प्लानर दिनकर गुरुंग ने कहा कि उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों में बेहतर समन्वय और अनुभवों के आदान प्रदान से स्वच्छ और टिकाऊ शहरों का लक्ष्य और मजबूत होगा। Today's conclave on urban sanitation जो अरेंज हुआ है, the first session was on carrying capacity। तो हम क्यों यहाँ आए, क्या सीखने के लिए आए, क्या देखने के लिए आए? क्योंकि जो हमारा स्टेट है वो काफ़ी छोटे है, population is the least populous in the country and उत्तराखंड has a similar ये mountain terrain, लेकिन ये population is large, maybe 15 times more than Sikkim। So जो इधर का परिस्थिति है, जो critical infrastructure deficits, especially due to tourism, it is a pilgrimage hotspot। So we want to learn how they have scaled up। वो लोग ने व्यवसाय कैसे scale up किया है, mainly in the form of solid waste management and the policy initiatives। I hope to, the whole day session is there, so I hope to gain insightful learnings from this experience and we will try to collaborate। जैसे हम लोग already collaboration है नेशनल फीकल स्लज मैनेजमेंट के साथ और
National Institute of Urban Affairs. And this year we have also signed an MOU with Center for Science, Technology and Policy. ये सब non-binding, non-financial memorandum of understanding है, where जो लोग experience है, experts है, they will help us to engage as knowledge partners and direct us in a right direction for our future endeavors. कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के महानिदेशक भगवती प्रसाद पांडे ने कहा कि शहरी स्वच्छता केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। भगवती प्रसाद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों के निर्माण के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन शहरी विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम करते हैं। सारा जो टूरिस्ट फ्लो होता है 70 to 80% 3-4 महीने में ही हो जाता है, तो उससे और भी हमें अर्बन रेजिलियंस की ज़रूरत होती है। और एकेडमी में हम लोग एक स्टेट अर्बन इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने पिछले 2 साल में की है, इन्हीं मुद्दों को देख के कि जितने भी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं उन सब पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सारे लोकल बॉडीज़ के लोगों को ट्रेन करने के लिए, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट से हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट से हो, चाहे सीवर मैनेजमेंट से हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हो, तो होपफुली ATI इसमें अपने जो हमारी उत्तराखंड अकादमी है, प्रशासनिक अकादमी नैनीताल है, उसमें स्टेट अर्बन इंस्टीट्यूट के माध्यम से अर्बन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हम लोग मदद करेंगे। डॉक्टर महरीन मेट्टो ने कहा कि उत्तराखंड के शहरों में किए जा रहे नवाचार और यहाँ के अनुभव अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान और स्थानीय स्तर पर मजबूत भागीदारी से स्वच्छ और टिकाऊ शहरी विकास के लक्ष्य को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान और स्थानीय स्तर पर मजबूत भागीदारी से स्वच्छ और टिकाऊ शहरी विकास के लक्ष्य को और मजबूत किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट एम क्या है इस कार्यक्रम का कि NIUA 6 साल से उत्तराखंड में काम कर रहा है और डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, फॉर एग्जांपल NFSSM अलायंस है, दासरा है, जो भी हम लोगों ने काम सैनिटेशन या सॉलिड वेस्ट पे करा हुआ है उत्तराखंड में, उसके बारे में चर्चा, और बाकी शहरों से, स्टेट से, जैसे सूरत से, इंदौर से, गोवा से क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा होगा। NIUA इज़ द थिंक टैंक ऑफ मवा, जिसकी वजह से वी वर्क अंडर द 3 लीवर्स। एक है नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट जो स्वच्छ भारत मिशन का है, एंड NIUA इज़ द सेक्रेटरीट फॉर दैट, और उसके तहत हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिशियल्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो ULBs हैं उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैपेसिटेट हो। तो जो भी हम लोगों ने ओवर द कोर्स काम करा हुआ है विद थ्रू कोलैबोरेशन विद दासरा या नेशनल फीकस सेप्टाज मैनेजमेंट के जो भी हमने कंटेंट डेवलप किया है, उसको आगे थ्रू नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट और हम हर एक स्टेट लेवल और सिटी लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग करवा रहे हैं। अब रुख करते हैं एक ऐसे मंच की ओर जहां वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर अकादमिक जगत के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। प्रस्तुत है ब्रिक्स अकादमी मिड टर्म सम्मेलन 2026 पर ये विशेष रिपोर्ट। विगत 29 मई को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रिक्स एकेडमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 में वैश्विक चुनौतियों और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। दून विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रिक्स एकेडमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 में भारत सहित ब्रिक्स और सहयोगी देशों के शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सम्मेलन का मुख्य फोकस सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था
और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय रहे। उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। वहीं मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स देशों के बीच समन्वय और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ये जो इतनी महत्वपूर्ण इवेंट उत्तराखंड में है, ये तो हमारा सौभाग्य है और हम ORF और RIS को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये इवेंट यहाँ पर उत्तराखंड में और दून यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया है। डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशन से जो भी टेक अवेज और डुएबल्स निकलेंगे वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक एक्शन प्लान बनेगा और उसको डेफिनेटली पूरी ह्यूमैनिटी को इसका लाभ प्राप्त होगा। सम्मेलन के दौरान हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक संवाद, ज्ञान साझेदारी और सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुझे लगता है कि आज की ये डिमांड है कि हम क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकलकर, लैब से बाहर निकलकर कम्युनिटीज़ के बारे में सोचें, और जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो आज की नीड है, कोलैबोरेशन आज की नीड है। तो ब्रिक्स की ओर से जब ये प्रपोज़ल आया कि उनको स्टेट में कुछ कराना है एंड दे कॉन्टैक्टेड अस, ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जिन भी लोगों से बात की उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप दून यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करिए, वो इस इवेंट को करा सकते हैं। और ये इवेंट दून यूनिवर्सिटी में हुआ जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमने सारे VCs को कहा कि अपने रिसर्च स्कॉलर्स को नॉमिनेट करिए। तो अक्रॉस द स्टेट के रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स और वाइस चांसलर्स यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है जो बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इसमें एक पूरा सेशन इसके लिए डिवोटेड है और मैं बहुत ही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। इसमें अभी हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तम जी हैं, वो भी इसी सेशन के लिए आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड, ये पूरा उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसकी जो थीम है इस समय प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इंडिया की अपनी थीम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम है कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो इसी कॉपरेशन के साथ आप देख रहे हैं कितने विदेशी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। हमारे बच्चे भी एक्साइटेड हैं। हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, चाइनीज़ के बच्चे जो प्रोफेसर्स चाइना से आए हैं उनसे इंटरेक्शन करेंगे। तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के रेफरेंस में सारे सेशन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के सेशन में ज़रूर कुछ निकल के आएगा जिससे हम अपने लोकल लोगों के इंडिजिनस नॉलेज को मेन स्ट्रीम में लाएंगे और साइंटिफिक तरीके से उत्तराखंड के लिए एक पॉलिसी बना पाएंगे। और अब बात उस माध्यम की जिसने समाज को जागरूक करने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जनमानस की आवाज को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हर वर्ष 30 मई का दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की याद दिलाता है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति, चेतना और आत्मसम्मान के जागरण का दिवस है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले 30 मई 1826 को एक ऐसे समाचार पत्र का जन्म हुआ जिसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। उद्दंत अर्थात समाचार और मार्तंड अर्थात सूर्य, यानी समाचारों का सूर्य। देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। समाचार पत्र निकल रहे थे, लेकिन अधिकांश अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषाओं तक सीमित थे। हिंदी बोलने और समझने वाली विशाल जनसंख्या के पास अपनी भाषा में समाचार प्राप्त करने का कोई सशक्त माध्यम नहीं था। ऐसे समय में एक दूरदर्शी पत्रकार, समाज चिंतक और हिंदी प्रेमी ने इस अभाव को महसूस किया।
उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह केवल एक अखबार नहीं था, यह हिंदी समाज की आवाज था, यह भाषा की अस्मिता का उद्घोष था, यह उस भारत की अभिव्यक्ति था जो अपनी भाषा में स्वयं को पढ़ना और समझना चाहता था। साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र जन सामान्य तक समाचार, विचार और सामाजिक सरोकारों को पहुंचाने का प्रयास करता था। यह केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि भाषा चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जन जागरण का वाहक भी था। यद्यपि उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन लगभग 1.5 वर्ष बाद बंद हो गया, लेकिन उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। उसने हिंदी पत्रकारिता की वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और जन आंदोलन खड़े हुए। आज जब पत्रकारिता प्रिंट से डिजिटल युग तक पहुंच चुकी है, तब भी उद्दंत मार्तंड का योगदान प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अब चलते हैं उत्तराखंड की ऊंची चोटियों और दुर्गम मार्गों की ओर, जहां साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में प्रतिभागियों ने अपने अदम्य जज्बे का परिचय दिया। देखते हैं ये रोमांचक रिपोर्ट। हिमालय की ऊंची चोटियों, बर्फीली हवाओं और दुर्गम रास्तों के बीच स्थित नीति घाटी इन दिनों उत्साह और रोमांच से सराबोर है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का 31 मई को शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश और विदेश से बड़ी संख्या में धावकों ने प्रतिभाग किया। यह दौड़ केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं है, बल्कि धैर्य, साहस और मानसिक मजबूती का भी कठिन इम्तिहान है। 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। नीति घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पर्वतों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। ऐसे में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन जैसे आयोजन इस सीमांत क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। एक नया आयाम उत्तराखंड के पर्यटन को मिलने वाला है। नशे के खिलाफ भी जो पहल यहाँ पर हुई है, उसके भी बहुत जल्दी परिणाम हमको दिखने वाले हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सभी वर्गों के लोग, सभी उम्र के लोग इसमें बहुत जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह से ITBP ने, सेना ने, जिला प्रशासन ने और स्थानीय वॉलंटियर्स ने, ग्राम वासियों ने, मैं देख रहा हूँ ग्राम प्रधान जी भी अपना सक्रिय सहयोग इसमें प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रतिभागियों में भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशी धावक भी नीति घाटी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी क्षमता को परखने पहुंचे हैं। कम ऑक्सीजन स्तर, ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण ट्रैक इस दौड़ को देश की सबसे कठिन अल्ट्रा रन प्रतियोगिताओं में शामिल करते हैं। बावजूद इसके खिलाड़ियों का उत्साह और जोश किसी भी चुनौती से बड़ा दिखाई दिया। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ के अनुसार इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में धावक पहुंचे हैं। हम जैसे बताना चाहूँगे कि हम जनपद चमोली की नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक अल्ट्रा मैराथन और MTB चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। इसमें देश भर के 27 राज्यों से कुल 933 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट केन्या से भी और 1 पार्टिसिपेंट नेपाल से भी इसमें आ रहा है। इसके अलावा MTB रैली में हमारे पास कुल 67 प्रतिभागी इसमें आ रहे हैं, जिसमें एक प्रतिभागी अमेरिका से और बाकी 8 राज्यों से प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं, ताकि प्रतिभागियों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। 31 मई को
अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो यूटीडीपी के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और इनके लिए हमारा प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मरारी क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। देखिए, अल्ट्रा मैराथन दौड़ जो हो रही है अपने आप में एक ऐतिहासिक और पाथ ब्रेकिंग दौड़ है जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, लद्दाख के क्षेत्र में इस प्रकार का पहले दौड़ हुआ करती है। ये उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसमें स्थानीय जो वाइब्रेंट विलेज है हमारे, उनके लोगों को भी इसमें जोड़ना। पुलिस के स्तर पर जो कार्रवाई इसमें हो रही है, पहला तो डीएम साहब के माध्यम से सभी विभागों के साथ हमने समन्वय स्थापित किया है। मेरा नाम अमन मिल्कानी है, मैं हल्द्वानी से आया हूँ। यहाँ पर मैं 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे पहले जो आदि कैलाश में हुई थी वहाँ पर भी मैंने 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करा था। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और हालांकि मौसम तो ऐसा हो रहा है लेकिन चैलेंजिंग है, तो खूब एक्साइटेड है बढ़िया यहाँ पर पार्टिसिपेट करने। रोमांच, खेल भावना और सीमांत विकास का अनूठा संगम बन चुकी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 अब केवल एक खेल आयोजन नहीं, यह नीति घाटी की पहचान, यहाँ की संस्कृति और पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हमें हिमालय के भविष्य और उसके संरक्षण से जुड़े गंभीर विषय की ओर ले जाती है। हिमालय केवल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसी विषय पर आयोजित हिमालय एक्शन स्कूल कार्यक्रम की ये विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने वाली सामाजिक संस्था एक्शन एड एवं दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हिमालयी भविष्य की पुनर्कल्पना विषय को लेकर 3 दिवसीय हिमालयी एक्शन स्कूल का आयोजन दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के 9 हिमालयी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि, नीतिगत विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता तथा मीडिया व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैं रमेश नेगी, प्रेसिडेंट IMI, यहाँ पर दून यूनिवर्सिटी में हिमालयन एक्शन स्कूल जो एक्शन एड द्वारा ये विचार मंथन हो रहा है 3 दिन का। इसमें पूरे हिमालय के जो हमारे प्रदेश है, कश्मीर से लेकर नागालैंड तक, यहाँ के हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हम सब लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि हमारे हिमालय के लिए विकास की क्या विचारधारा हो, यहाँ के जो हमारे जल स्रोत हैं और जंगल, उसे बचाने की क्या नीतियाँ हों और किस तरह से सरकारों को मिलके, क्योंकि हिमालय के जो लोग हैं उनकी आवाज़ बहुत थोड़ी है, कोई 5 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 20-25 से ज़्यादा MP नहीं होते, तो पूरे देश में हमारा जो हमारा संदेश है वो जाना चाहिए। वो सब मिलके ही होगा अगर सब इकट्ठे होंगे। My name is Rehana and I come from Guwahati. I work with ActionAid Guwahati Regional Office, and we work across the northeastern states in the region. And related to this Himalayan Action School, yes, development in Himalayas are possible, but definitely we all know that the geomorphology, the structure of the Himalayan in the eastern Himalaya where I come from is very diverse. Even the states within the region, different states have different characteristics because of its evolving nature. The states like Arunachal and Sikkim would have much more different characteristics than what we have in the plains of Brahmaputra and Barak. So we cannot look at it across with the same understanding. It has to be looked at as per its context and all. डॉक्टर सलमान खुर्शीद सहित देश भर के अलग अलग हिमालयी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से अवगत करवाया। कार्यशाला में चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब हिमालय क्षेत्र में बढ़ते पारिस्थितिकी तनाव, दोहनकारी विकास और गहरी होती असमानताओं का सामना कर रहा है,
इसलिए जरूरी है अब चर्चा से आगे बढ़कर सामूहिक चिंतन, एकजुटता और कार्रवाई के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि इस स्कूल का आयोजन एक्शन एड और दून विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में किया जा रहा है, जिसमें पूरे हिमालय क्षेत्र के शोधकर्ता, कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं को एक साथ लेकर आएंगे। मेरा नाम हीरा जंगपांगी है और मैं उधम सिंह नगर से हूँ। इस कार्यक्रम में हम लोग ये जो तमाम जो 3 दिन हम लोग यहाँ पर बैठ के जो अलग अलग जो पर्यावरणवादी है, जो रिसर्चर है, जो डॉक्टर प्रोफेसर है, इन लोग हम सब आपस में बैठ के हम कैसे उत्तराखंड में इतनी जो आपदाएं आ रही है, इतना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे किस तरह से रोके और उसका गहन चिंतन करके उसका रणनीति बने, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश के पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण दिया। इन प्रस्तुतियों में बताया गया कि हिमालय में पारिस्थितिक परिवर्तन तेजी से हुआ है, जिस कारण हिमालय नाजुक होता जा रहा है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि पर्यावरण संकट का सामना सबसे अधिक महिलाएं ही झेलती हैं। उन्होंने कहा कि समाज को एक साथ मिलकर प्राकृतिक संकटों का समाधान ढूंढना होगा। मेरा नाम मोहम्मद मीर हमजा है। हिमालय राज्यों में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो इस पूरा जो इनका लाइवलीहुड है, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर हमने अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की कार्यशालाएँ निश्चित रूप से ही जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनके उत्थान के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ जो है स्पेशल पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ को सीधा बात रखने का मौका मिला है। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम बहुखंडी है। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में आए, ये बेसिकली हिमालय राज्यों के लिए एक्शन एड का एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हिमालय के अंदर जो पर्यावरण को लेकर, जो यहाँ की इकोलॉजी को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर, यहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजी हैं, पानी है, इसको लेकर चर्चा हो रही है लगातार 2 दिन से। आज दूसरा दिन था, अभी बहुत सारे लोग बाहर फ़ोटो खिंचाने के लिए गए हैं और इस पर हम लगातार, खासकर हमने आज फॉरेस्ट पॉलिसीज़ पे बात करी है, आज हमने जो यहाँ के घुमंतू समाज है उस पर बात करी है, हमने चिपको मूवमेंट पे बात करी है, आज हमने जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उस पर बात करी है, और हमने इस पर बात करी कि कैसे हम महिलाओं के बोझ को कम कर सकते हैं, उनके घास लकड़ी के बोझ को कम कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को वहाँ पे डालकर लाइवलीहुड को क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हमने बात करी है। इस दौरान श्रम योग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जोशी, कुलदीप वर्मा, मोहम्मद मीर हमजा, रेनू ठाकुर, तरुण जोशी, सोनी शबनम, डॉक्टर शिवानी पांडे, डॉक्टर सालमन खुर्शीद, डॉक्टर सलमान खुर्शीद सहित देश भर के अलग अलग हिमालयी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से अवगत करवाया। हिमालय की संवेदनशीलता, पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत विकास की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं विचारों के साथ आज के उत्तराखंड डायरी कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।